सभी छात्रों को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है विद्युत और चुंबक के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। विद्युत क्या होती है, इसकी कितनी शाखाएं होती हैं और किस शाखा के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं, ये सारी बातें हमें पढ़ना है। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। ठीक, तो आइए समझते हैं विद्युत। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, विद्युत की दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखा होती हैं? दो। एक शाखा होती है स्थिर विद्युतकीय, स्थिर विद्युतकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक। और दूसरी शाखा का नाम है विद्युत चालन, विद्युत चालन। ठीक है। आइए इनको समझते हैं, ये क्या होती हैं। ठीक है। देखिए, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ और विद्युत का मतलब होता है आवेश। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युतकी कहते हैं। राइट। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, कोई आवेश होगा जो कि एक जगह पे स्थिर होगा और तब हम उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक। अच्छा, विद्युत चालन क्या होता है? विद्युत का मतलब होता है आवेश, चालन का मतलब होता है गतिमान। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिमान आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत चालन कहते हैं। राइट। इसमें क्या होगा, एक आवेश होगा जो कि गति करेगा और हम उनके गुणों का अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इस शाखा के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं? एक आएगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अच्छा, इसी में हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। और फिर हमको इसमें पढ़ना है विद्युत विभव, विद्युत विभव। और फिर उसके बाद पढ़ना है विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। ठीक। ये चार चैप्टर स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत रखे गए हैं। और विद्युत चालन, इसमें मात्र एक चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है विद्युत धारा, विद्युत धारा। अच्छा, और बता दें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दोनों चैप्टर मिलकर के एक चैप्टर है। ठीक। और ये दोनों चैप्टर मिलकर एक चैप्टर है, मतलब ये दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी में और ये तीसरा चैप्टर है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो विद्युत वाला टॉपिक है वो 3 चैप्टर है और अदर पब्लिशर के हिसाब से कुल मिलाकर विद्युत में 5 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर इस वाले शाखा में रखा गया है और 5वां चैप्टर इसमें रखा, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से फिजिक्स का वितरण हुआ है। ठीक। अब तो उसके बाद हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसको कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। राइट। इसको हम रख कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है।
आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आवेश के बारे में। ये आखिर विद्युत आवेश होता क्या है, बार बार हम आवेश का नाम ले रहे हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए समझते हैं आवेश क्या होता है। देखिए बचपन में आप लोग एक खेल देखे होंगे, जब किसी कंघी को आप अपने सूखे बालों से रगड़कर इसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे, ठीक है। तो होता क्या रहा होगा कि कागज के टुकड़ों में एक हलचल उत्पन्न हो जाती थी, अर्थात ये कागज के टुकड़े इस कंघी की ओर आकर्षित होने लगते थे। तो इस कंघी में जो ये गुण आया है कागज को आकर्षित करने का, ठीक है, तो इसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं विद्युत आवेश को, कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अन्य दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है। फिर से बोले दे रहे हैं, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अन्य दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। तो वस्तु के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। अच्छा, किताबी भाषा में अगर हम बताना चाहें तो किताबी भाषा में समझिए। किताबी भाषा में कुछ इस प्रकार लिखी होती है कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। तो वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, राइट। अच्छा, विद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और एक होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अच्छा, विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे, क्यू से, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अच्छा, जो विद्युत आवेश होता है ये एक अदिश राशि होता है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, ठीक है भैया। ये वस्तु का एक प्रकार का गुण होता है, जैसे किसी इंसान के अंदर गुण होता है, ठीक है, तो हम उसकी दिशा उषा को नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बुद्धिमान है या कोई बहुत पागल है, तो हम ये तो नहीं बोलते हैं ना कि वो उस दिशा में पागल है, ठीक है, वो उस दिशा में बहुत बुद्धिमान है, राइट। तो किसी भी गुण को हम दिशा सहित नहीं बता सकते हैं, हाँ इतना बता सकते हैं कि हाँ वो ऐसा है, ठीक है। तो उसी प्रकार आवेश के साथ होता है कि भैया यह एक अदिश राशि होता है, ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, ये वस्तु का गुण होता है, ठीक। तो ये सारी चीज बातें आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात का मतलब क्या है इधर समझते हैं, ठीक है। जैसे समान प्रकृति का मतलब है जैसे प्लस प्लस हो, ठीक है, ये प्लस प्लस है तो भैया ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों में प्रतिकर्षण का बल लगता है, ये वाला इसको इधर भगाएगा, ये वाला आवेश इसको इधर भगाएगा। इसी प्रकार माइनस चार्ज के साथ होता है, माइनस माइनस के साथ, ठीक है। ये आवेश इस पर इधर की ओर बल लगाएगा और ये आवेश इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, ठीक है। यानी समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत का मतलब एक प्लस का चार्ज हो एक माइनस का चार्ज हो, तो भैया ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, एक दूसरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये आवेश इस पर इधर की ओर बल लगाता है और ये आवेश इस पर इधर की ओर बल लगाता है, ठीक है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं,
ठीक है, ये बातें याद रखिएगा कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इनको हम रब कर दे रहे हैं। इसमें कोई बातें अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मात्रा पर। भैया आप लोग क्लास 11th में कसम खाए होंगे कि कोई भी नई राशि देखेंगे तो उनका मात्रक और विमी सूत्र जरूर लिखेंगे। ठीक, तो पहले हम मात्रक पर बात कर लेते हैं, उसके बाद विमी सूत्र का। राइट, आइए समझते हैं मात्रक। इसके मात्रक एक झुग्गा मात्रक है। ठीक है, एक एक मात्रक को समझते हैं। देखिए भैया, क्लास 12th में एक फार्मूला पढ़े होंगे Q बराबर IT, जिसमें Q जो थी वो धारा थी और T जो था वो समय था। ठीक है, तो एक इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप मात्रक इसका बता सकते हैं कि जो धारा है तो धारा का मात्रक एम्पियर क्या होता है, एम्पियर, इनटू टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड, एक मात्रक तो ये हो गया। अच्छा, इसी मात्रक को बोला जाता है कूलाम। आवेश के बारे में एक वैज्ञानिक थे कूलाम ने सबसे पहले बताया है, इसीलिए उनके सम्मान में ये मात्रक पड़ गया। ठीक है, अच्छा ये दोनों मात्रक जो होते हैं वो एमकेएस पद्धति में होते हैं। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में। अगर मान लीजिए आपको आवश्यकता पड़े सीजीएस में मापने के, तो एक मात्रक होता है ESU। ठीक, और इसी को बोला जाता है फ्रैंकलिन। ठीक है, ये दोनों मात्रक जो होते हैं वो सीजीएस पद्धति में होते हैं। किसमें, सीजीएस पद्धति में। ठीक, और भी इनके मात्रक होते हैं। एक मात्रक होता है EMU और एक होता है फैराडे। ठीक है, ये भैया दोनों किसी भी पद्धति में नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा इन आवेशों में जो फैराडे होता है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, फैराडे जो है सबसे बड़ा मात्रक होता है। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक है। ठीक है, अच्छा इसका कन्वर्जन देख लेते हैं। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। अच्छा, कुछ बुक में 96,450 या 96,400 दिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा जो ESU होता है ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा EMU बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। ठीक, ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट ये सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक है। अच्छा, एक ESU कितने गुलाम के होता है, ये बात आप लोग कहीं से भी, चाहे किताब से मिले, चाहे मोबाइल से मिले, चाहे जहाँ से मिले, ये बात आप लोग सर्च करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना होता है, कितने गुलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग पढ़ेंगे वस्तुओं का आवेशन, यानी वस्तुओं को चार्ज कितने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, या कैसे करते हैं। ठीक, तो वस्तु हेडिंग डाल लीजिएगा, वस्तुओं का आवेशन। वस्तुओं का आवेशन। देखिए, वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। ठीक है,
एक विधि होती है घर्षण द्वारा, बाई फ्रैक्शन मेथड, घर्षण द्वारा, ठीक है। दूसरी विधि होती है चालन द्वारा, ठीक है, चालन द्वारा। और तीसरी विधि होती है प्रेरण द्वारा, ठीक है। देखिए ये वस्तुओं को चार्ज करने की तीन विधियां होती हैं, वस्तुओं को आवेशित करने की तीन विधियां होती है, घर्षण द्वारा बाई फ्रैक्शन मेथड, चालन द्वारा बाई इंडक्शन मेथड, और प्रेरण द्वारा, इसका नहीं पता इंग्लिश, ठीक है। तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अब हम समझेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग बना लीजिएगा, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी होती है, पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु जो होता है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, ठीक। और परमाणु जो होता है वो तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आप लोग इनकी संरचना भी देखे होंगे। देखिए परमाणु में एक प्यारा सा सुंदर सा नाभिक होता है, ठीक, जिसमें, अच्छा एक बात और बताते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पर, वो सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा जो परमाणु होता है, परमाणु में एक सुंदर सा नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक। और नाभिक के बाहर एक नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। हमसे बन नहीं रहा है, ये कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक है, जिनका नाम है KLMN। और भी कक्षाएं होती हैं, पूरी 7 कक्षाएं होती हैं, ठीक है, बाकी हमसे क्या लेना देना, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, जी इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार इन कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस प्रकार। बात समझ आ गई। अच्छा एक बात और बता दें कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है, क्या होती है, बराबर होती है, तो वो सामान्य अवस्था कहलाती है, वह अवस्था क्या कहलाती है, सामान्य अवस्था कहलाती है। यानी आप कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था पर वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। वस्तुएं चार्ज कब होती है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या डिसबैलेंस होता है तब, राइट, ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए कैसे होता है घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन, ठीक, समझिए पॉइंट वाइज। देखिए होता क्या है, इस विधि में हम दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो हम अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं, ठीक, तो हमारे द्वारा वेस्ट की गई ऊर्जा
परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है। तो भैया आप जानते हैं कि अगर किसी को ऊर्जा मिल गई फिर वो शांतिपूर्वक बैठेगा नहीं, वो आवारागर्दी पे उतार हो जाए। तो इसी यही हाल इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है, वो उस ऊर्जा को ग्रहण करके इधर उधर दौड़ने लगता है, और जिस वस्तु के साथ आप घर्षण कराते हो वो जो है किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके ऊर्जा ग्रहण करके दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाता है, जिससे वस्तुओं पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की अधिकता हो जाती है, ठीक है, और वस्तुएं चार्ज हो जाती है। कुछ इस प्रकार। आइए समझते हैं कहानी। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये सामान्य अवस्था पर इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। एक वस्तु ये है, इस पर भी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बराबर। मान लीजिए सामान्य अवस्था पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और प्रोटॉनों की संख्या 10 है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है, 12 है। जब इन वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो भैया रगड़ने पे जो ऊर्जा हमारे द्वारा व्यय की गई, तो परमाणु की बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको मिल जाती है, वो ऊर्जा ग्रहण करके दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, ठीक। मान लीजिए इस वस्तु से दो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें प्रवेश हो गए हैं, ठीक है। अब बताओ, जब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो भैया क्या होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसमें से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 8 और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 10 का 10 ही रहेगी। अब डिसबैलेंस क्रिएट हो गया इसमें। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 14 इसमें और प्रोटॉनों की संख्या 12 ही रहेगी। यहाँ पे डिसबैलेंस, ठीक है, तो डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, तभी वस्तुएं क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। इस प्रकार ये वस्तुएं आवेशित होती है। अच्छा, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, है ना। तो यह वस्तु इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और प्रोटॉनों की अधिकता हो गई, ठीक है। तो इस वस्तु पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा, ठीक है, धन चार्ज होगा, ठीक है। आवेश कैसा होगा, धन आवेश होगा। और इसमें देखिए, इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, और सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या कम है, ठीक। तो इस पर तो आवेश होगा, लेकिन कैसा होगा, इस पर आवेश होगा ऋण आवेश। एक बात समझ में आ गई होगी कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु पर धन चार्ज आता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस वस्तु पर ऋण चार्ज होता है, ठीक है। और एक बात देखिए, इलेक्ट्रॉनों के अंदर द्रव्यमान होता है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 गुणे 10⁻³ kg। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकलेगा तो इस वस्तु के भार में क्या हो जाएगी, द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, मतलब वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बातें ये लिख सकते हो कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है या निकलेगा, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, ठीक। और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर चार्ज आता है, वो भी कैसा चार्ज होता है, धन चार्ज होता है, धन आवेश, ठीक। और इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ
वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, ये बात नहीं निकलने की। अच्छा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अधिकता। ठीक, और वह वस्तु चार्ज हो जाती है, लेकिन कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋण आवेश होता है। कैसा, ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगी, वस्तु के द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, तो ये नोट पॉइंट करके आप लोग लिख सकते हैं ये बातें। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर धन चार्ज होता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस पर ऋण चार्ज होता है। ये बातें याद रखना, आप लोगों को हाई स्कूल में रटा दिया जाता है। या रट लीजिए, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उस पर ऋण आवेश होगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पर धन आवेश होगा। हम यहाँ पे आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिए क्यों ऐसा होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन होता है। तो आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, घर्षण द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए करते क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो बाहर से दी गई ऊर्जा उन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाता है और वस्तु धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे उस पर धन आवेश आ जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। ये बात इतना लिख दीजिएगा। ठीक, हम दिखाएंगे नहीं, राइट। अब अगला मेथड समझेंगे, चालन द्वारा आवेशन। तो हेडिंग बना के लिखेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन बाय कंडक्शन मेथड। ठीक, आइए समझते हैं कंडक्शन मेथड में। इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पर समान अवस्था से जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, मतलब समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक, तो अगर मान लीजिए इस वस्तु के संपर्क में कोई हम उच्च आवेशित क्षण ला के रखते हैं। उच्च आवेशित क्षण का मतलब है चाहे वो धन आवेशित हो चाहे ऋण आवेशित। तो मान लीजिए हम उच्च आवेशित क्षण एक लाते हैं धन आवेशित। कैसे, धन आवेशित, बहुत ढेर सारे धन आवेशित। तो देखिए, आप धन आवेशित क्षण है तो आप जानते हैं कि धन चार्ज मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये धन चार्ज इसमें उपस्थित धन चार्जों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो होगा क्या, इसमें जितने भी धन चार्ज हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इस क्षण की ओर आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कहेंगे चलो वो आ गए, कौन, धन चार्ज आ गए, है ना। ठीक है, तो समस्त वस्तु के समस्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस क्षण की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ठीक, और जितने भी प्रताड़ित बेचारे धन आवेश होंगे वो दूसरी ओर एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस
क्षण को थोड़ी देर तक इसका संपर्क अगर हम बनाए रहेंगे तो कुछ ये इलेक्ट्रॉन इस क्षण में प्रवेश करने लगेंगे और थोड़ी देर के बाद हटा लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और ये वस्तु चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और इस पर कैसा चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो धनात्मक चार्ज बढ़ जाएंगे, मतलब धन आवेश हो जाएगा। इस पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए हम इसी वस्तु पर एक उच्च आवेशी ऋण आवेशित क्षण लाते हैं। ठीक है भाई, ये वही वस्तु है लेकिन हम मान लें इस बार धन आवेशित क्षण न लाकर ऋण आवेशित क्षण लाते हैं। ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, देखो ये लाए हम ऋण आवेशित क्षण, इस बार ऋण ऋण ऋण। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये ऋण आवेश को प्रतिकाशित कर देंगे, अर्थात इस बार जितने भी ऋण आवेश होंगे वो उधर चले जाएंगे और जितने भी धन आवेश होंगे वो इधर मतलब एकत्रित हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए जितने भी धन आवेश होंगे वो इस क्षण की ओर एकत्रित हो जाएंगे। ठीक, और जितने भी इलेक्ट्रॉन बेचारे होंगे वो इधर एकत्रित हो जाएंगे। और अगर हम कुछ देर तक इस क्षण का संपर्क इस वस्तु में बनाए रखेंगे तो इस क्षण से इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, और संपर्क हटा लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो ये वस्तु चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और चार्ज कैसा आएगा, ऋण आवेश। कैसा, ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन के आ जाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि चालन द्वारा जिस वस्तु का आवेशित करना होता है, ठीक है, उसके संपर्क में एक उच्च आवेशित क्षण लाते हैं तो उस क्षण को लाने से वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाती है, जिससे वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। एक बार अगर क्षण धनावेशित होगी तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, और उस पर वह वस्तु धनावेशित हो जाएगी। और अगर क्षण ऋणावेशित होगी, अगर क्षण ऋणावेशित होगी तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, जिससे वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। इतनी बातें आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, अच्छा अब अगला हमारा क्या है, आवेशन का विधि। अगली विधि हमारी है प्रेरण में द्वारा। ठीक है, अब इस बार क्या होगा, प्रेरणा लेकर के चार्ज हो जाएंगे। जैसे आप लोग किसी की प्रेरणा लेकर के चौराहे को ताको, भैया प्रेरणा लेकर चौराहे पे मत ताकना, प्रेरणा लेकर के आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, किसी से बढ़िया अच्छे सज्जन पुरुष से मिल करके उनसे प्रेरणा लेकर के बढ़िया से पढ़िए लिखिए और फिर सक्सेस हो जाएगी। ठीक, चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जैसे ये कोई वस्तु है जिसमें समान अवस्था से धन चार्ज व ऋण चार्ज बराबर है। अगर मान लीजिए इसके संपर्क में कोई हम उच्च आवेशित क्षण ला के रखते हैं, जैसे धन आवेशित क्षण ला के रखते हैं, तो होगा क्या भैया, बस वही कहानी,
धन चार्ज को दूर भगाएंगे, जितने भी धन चार्ज होंगे वो उधर चले जाएंगे, ठीक। और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर क्षण की ओर आ जाएंगे। ये देखो संपर्क में नहीं है, केवल उसके पास रखी गई है, प्रेरणा ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, ये जितने भी ऋण आवेश होंगे वो इधर क्षण की ओर आ जाएंगे, और जितने भी धन आवेश होंगे उधर दूर भाग जाएंगे, ठीक है। धन कहेगा धन आवेशों अपनी जान चाहते हो तो हमारी नजरों से दूर भाग जाओ, है ना। चलिए, ये अगर हम इस वस्तु को माता पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं, अच्छा माता पृथ्वी जानते ही होंगे, पृथ्वी माता का जो विभव होता है वो शून्य होता है, और इसकी जो धारिता होती है वो इनफाइनाइट। धारिता का मतलब है कि आवेशों को धारण करने की क्षमता, जितना भी आवेश आप इस धरती में समायोजित करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसकी धारिता अनंत होती है। अच्छा, जैसे हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं यहाँ से, ठीक, क्योंकि प्लस आगे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहेंगे चलो आ गए कौन, धन। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इसमें क्या होते हैं, प्रवेश करने लगते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन अब कुछ देर तक इसके पास रखने से इलेक्ट्रॉन ये इसमें प्रवेश कर जाएंगे, और फिर उसके बाद इसको हटा लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और वस्तु चार्ज हो जाएगी। लेकिन कैसा चार्ज होगा भाई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो ऋणावेश हो जाएगा, ऋणावेश, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी वस्तु के पास कोई धन आवेशित क्षण ना ला करके ऋण आवेशित क्षण ला के रख दें, तब क्या होगा, देखिए जरा सा, ये इस बार हम धनावेशित क्षण ना ला करके ऋण आवेशित क्षण ला के देंगे, तो इस बार देखिए होगा क्या, ओ सॉरी, देखिए इस बार क्या होगा, ऋण आवेश जो है जो होंगे, ठीक है, वो ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात जितने भी ऋण आवेश होंगे वो इधर एकत्रित हो जाएंगे, और जितने भी धन आवेश होंगे वो क्षण की ओर चले आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्षण कैसी है, ऋण आवेशित है, तो भैया धन जो है इधर आकर्षित हो जाएंगे, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसको माता पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, पृथ्वी से कनेक्ट कर दें तो भैया होगा क्या, यहाँ इस बार भैया यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आते हैं, तो देखिए आवारा कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा जाएगा, ठीक है, न कि प्रोटॉन, राइट। तो यहाँ इस बार इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ना तो धन चार्ज आएगा, यहाँ खुद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, इधर माता पृथ्वी में प्रवेश हो जाएंगे, ठीक है। कुछ देर तक संपर्क अगर बनाए रहेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन सारे भाग जाएंगे, लेकिन हटा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो इस पर चार्ज आएगा, लेकिन कैसा, धन चार्ज, क्योंकि प्रोटॉनों की अधिकता हो गई ना, ठीक है, तो यहाँ पे धन आवेश हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी तो उस पर चार्ज कैसा, धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो उस पर चार्ज कैसा, ऋण आवेश, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रेरण द्वारा वस्तुओं को चार्ज करते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम बोले दे रहे हैं कि प्रेरण द्वारा जिस वस्तु को चार्ज मतलब आवेशित करना होता है उस वस्तु के पास एक उच्च आवेशित क्षण लाते हैं, तो इस उच्च आवेशित क्षण के आ जाने से समस्त धन आवेश एक तरफ और समस्त ऋण आवेश एक तरफ, ठीक है, एकत्रित हो जाते हैं, और इस वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में जोड़ देने पर इसके इलेक्ट्रॉन या तो पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं या फिर पृथ्वी
से उत्सर्जित होकर इसमें आ जाते हैं, जिससे वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो जाती है। ठीक है, जिससे वस्तु ऋणावेशित या धनावेशित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार वस्तु चार्ज हो जाती है। राइट, हो गया। तो आज की इस क्लास को फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लास बड़ी ना हो जाए। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आवेश की गणना, अर्थात आवेश की गणना हम किस प्रकार करेंगे, और उससे पर कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे क्वालिटी के सवाल करेंगे। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे संभवतः गुलाम भैया का नियम, जो कि बहुत ही धांसू चीज़ है। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।